मशीन लर्निंग आज के टाइम के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है एंड इसके अलावा आपने डीप लर्निंग का नाम भी सुना होगा, डेटा साइंस का भी नाम सुना होगा। आज के टाइम के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर फील्ड हो चुकी है और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये फील्ड बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने वाली है। यदि आप भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं और मशीन लर्निंग को सीख कर अपनी ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप कौन से रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कंप्लीट मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं। आज के इस कंप्लीट वीडियो के जरिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। देखिए, मशीन लर्निंग को सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको सीखने से पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप एक कंप्लीट मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं और एक बहुत अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। अब वो स्टेप कौन कौन से हैं उनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आपको सबसे बेसिक्स मैथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेसिक्स मैथ का मतलब यहाँ पर ये है कि 11th 12th के अंदर जो हमने चीजें स्टडी की है, कौन कौन सी, जिसके अंदर हमने स्टैटिक्स को पढ़ा था, हमने प्रोबेबिलिटी को समझा था, हमने लीनियर अलजेब्रा को समझा था, तो ये बेसिक्स मैथ्स को आपको आना जरूरी है। तो बेसिकली जब आपको बेसिक्स मैथ्स आएगी तब आप मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स आप इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का बेसिक यदि मैं आपको मीनिंग बताऊं तो ये होती है आपके पास मैथमेटिक्स फॉर्मूला, जो कि आप 11th एंड 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए, आपको बेसिक्स मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप बेसिक्स मैथ्स का नॉलेज नहीं जानते हैं, यू शुड बी, आप 11th 12th की क्लास की जो बुक्स है उनको एक बार देखें, उन्हें रीड आउट करें, समझें कि उसके अंदर कैसे लीनियर अलजेब्रा को इस्तेमाल किया जा रहा है, वेरिएबल्स क्या चीज होती है, आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, मीन मीडियन मॉड क्या होता है। इनको पहले बेसिक स्टडी कर लें। इनको ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करना है, बेसिक नॉलेज नहीं है, ताकि आप मशीन लर्निंग के अंदर आराम से आगे काम करते रहें। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। सेकंड चीज है आपके पास यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, मशीन लर्निंग को सीखने के लिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन आपको उनमें से सबसे पहले कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना है और उसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मशीन लर्निंग के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमारे पास पाइथन होती है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मैटलैब होती है और भी बहुत तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग स्टेज में बिगिनर हैं और आपको प्रोग्रामिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है, आप दूसरे डोमेन से मशीन लर्निंग के अंदर आप शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो आपको पाइथन को चूज करना चाहिए, क्योंकि पाइथन आज के टाइम के अंदर सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप बहुत ही आसानी से सीख कर अपने मशीन लर्निंग के अंदर ग्रोथ दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर पाइथन को बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्जन के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपको बेसिक सब नॉलेज है, तो फिर आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करें। उससे आपके अंदर क्या होगा, एक अच्छी सी एल्गोरिथम को बिल्ड करने की नॉलेज हो जाएगी। यदि आप जो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप खुद की एक एल्गोरिथम बनाकर मशीन लर्निंग के अंदर काम करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। यदि आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो फिर आप पाइथन को चूज करें। तो सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, एंड देन उसके अंदर लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ये बेसिक जो नॉलेज होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो आपको होनी चाहिए। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो होता है मॉड्यूल का, कि आप मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी को कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन के जरिए जब आप मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, तब आपके लिए यहाँ पर मॉड्यूल का यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी मॉड्यूल आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पाइथन को सीखते वक्त जब आप मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे हैं तो उस वक्त मॉड्यूल को कैसे यूज करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में आपके पास आता है डेटा। देखिए, मशीन लर्निंग के अंदर जब भी आप काम करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको चाहिए डेटा। विदाउट एनी डेटा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि सारा खेल आपके पास डेटा का है और डेटा आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज से गेट होता है। तो आपको डेटा को गेट करना आपको आना चाहिए। अब डेटा को गेट करने के लिए आप डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर MySQL आता है, SQLite आता है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप इनके अंदर यदि डीप में नहीं जाना चाहते तो भी आपके पास इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप डेटा कैसे गेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका डेटाबेस से आप डेटा गेट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से आप डेटा ले सकते हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहां से आप डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको इस डेटा के ऊपर काम करना है, तो फिर आपको डेटा को गेट करना आना चाहिए। वैसे यदि आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर डेटा आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन काफी ऐसी कंपनियां होती है जो डायरेक्टली आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करवाती है। उस केसेस में
फिर आपको क्या करना होता है, डेटा को खुद को गेट करना होता है। तो इसलिए डेटा आपको कैसे गेट करना है, इसके लिए आपको डेटाबेस के ऊपर काम करना भी आना चाहिए। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको MySQL एंड SQLite जैसे सिस्टम के ऊपर होनी चाहिए। देन उसके बाद जब आपका डेटा आता है तो वो डेटा आपके पास होता है रॉ मटेरियल का डेटा। उस डेटा से आपको मीनिंगफुल इंसर्ट्स आपको निकालने होते हैं, और मीनिंगफुल इंसर्ट्स को निकालने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, जिन लाइब्रेरीज के नाम है NumPy, Panda एंड Matplotlib, Seaborn। तो ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है जिनका इस्तेमाल आपके बेसिक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए जब भी आपका डेटा आता है तो डेटाबेस के थ्रू एक्सेल शीट से होते हुए आता है, और उस एक्सेल शीट के अंदर आपको वर्क करना होता है। उस एक्सेल शीट के अंदर आपको मिसिंग डेटा को फिल करना होता है, हैंडल करना होता है, जो भी अननोन्स डेटा होता है उसको नोन में बदलना होता है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो फिर वहां पे आपके लिए काम आती है पांडास लाइब्रेरी। पांडास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, जिसे हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी आपके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप मशीन लर्निंग के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये आपके डेटा को गेट करने के बाद उसको फिल्टर करने का काम करती है। देन NumPy जो है वो NumPy आपका कभी कभी आपका जो डेटा होता है वो इमेजेस के अंदर आता है और भी अलग अलग रिसोर्सेज में आता है, तब आपके पास NumPy आपकी हेल्प करता है यहाँ पर उस डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। अब आता है जब आपका डेटा आ रहा है तो वो डेटा क्या बोल रहा है आपसे। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा आपसे क्या बोल रहा है, क्योंकि देखिए काफी बार केसेस में क्या होता है, आप डेटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है। जैसे मैंने आपको कोई एक ऐसा डेटा प्रोवाइड कर दिया जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, उस वक्त आप डेटा का विजुअलाइजेशन करके ही आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए काफी हद तक आप किसी डेटा को नॉलेज है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा डेटा आपको मिलता है जो अननॉलेजेबल होता है, तब उस वक्त आपके पास विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होता है, जिसके जरिए आप डेटा को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेटा हमसे क्या कहना चाहता है, हम इस डेटा के अंदर आगे क्या काम करने वाले हैं। इन सारी चीजों के बारे में फिर आपके लिए मैटलैब एंड Seaborn आपकी हेल्प करता है। अब आपके पास आ गया है रॉ डेटा। इस रॉ डेटा को भी आपने कलेक्ट कर लिया है। रॉ डेटा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर आपका जो डेटा है उसको हम निकालते हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेप पे। अब देखिए प्री प्रोसेसिंग स्टेप क्या होता है, या फिर हम बोले EDA स्टेप क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस स्टेप क्या होता है। तो इसके अंदर आपके पास जो डेटा आपके पास आया है उस डेटा को आप करते हैं फिल्टर, और फिल्टर करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना क्यों है, उसके पहले रीजन समझते हैं, फिर ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें सीखने हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया था मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का मतलब होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब देखिए सबसे जो पॉपुलर एंड सबसे बेसिक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करूं, दैट इज y = mx + c। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा y = mx + c का। ये क्या होती है, एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, और यदि हम बेसिक्स मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो ये सिंपल लाइन की इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास कैसा डेटा जाता है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमारा जाता है डेटा न्यूमेरिकल डेटा, ना कि कोई कैटेगरिकल डेटा, ना कोई नाम का डेटा जाता है, इसमें जाता है हमारा नंबर्स का डेटा। तो अब हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है, अब डेटा कलेक्शन तो बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जैसे मैं कोई लाइक करता हूं आपके पास इंस्टाग्राम फोटो को, तो वो लाइक्स वाला डेटा आपको मिलेगा। मैं पोस्ट करता हूं तो पोस्ट के नीचे जो कैप्शन लिखा है वो आपके पास टेक्सचुअल डेटा मिलेगा। तो डेटा आपके पास डिफरेंट टाइप्स का आपको मिल सकता है। अब वो जो डेटा आपका डिफरेंट टाइप्स का मिला है उनको आपको राइट एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाना है। ये काम करता है डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये दोनों मिलकर ये इस काम को प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर आपका जो डेटा है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में जाता है। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपको लेने हैं सबसे पहले स्टेप कि डेटा का सबसे पहले फिल्टर होना चाहिए। आपके पास कौन सा डेटा आपके लिए काम का है, कौन सा डेटा आपके पास काम का नहीं है, उसके लिए पहले आपको डेटा को करना पड़ता है फिल्टर। देन सेकंड चीज आती है, डेटा के अंदर आपके पास बहुत सी मिसिंग एंटिटीज रहती है, तो उन मिसिंग एंटिटीज को आपको फिल करना होता है। कभी कभी आपका डेटा यहाँ पर आउटलायर भी शो करता है। आउटलायर इन द सेंस मतलब कि बहुत ही दूर का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब दूर का डेटा मतलब आपके पास क्या होता है कि काफी डेटा आपके पास बहुत से क्लोजेस्ट होते हैं और एक डेटा होता है जो बहुत ही ज्यादा दूर होता है, तो उसे हम मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में आउटलायर बोलते हैं। तो हमें आउटलायर को भी रिमूव करना होता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एल्गोरिथम्स होती है मैथमेटिक्स फॉर्मूला, और मैथमेटिक्स फॉर्मूला के अंदर जाते हैं नंबर्स। और यदि हमारे पास डेटा जो है सारा का सारा कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरिकल डेटा मतलब आपके पास कोई टेक्सचुअल डेटा है, तो फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर के अंदर।
क्योंकि हमारे पास नंबर के अंदर जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास उस फॉर्मूले के अंदर वो डेटा को हम पुट नहीं कर सकते। तो बेसिक क्या यहाँ पर है कि आपका जो भी डेटा आया है उस डेटा को आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं एनकोडिंग। ये पूरा प्रोसेसर आपके पास ईडीए प्रोसेसर कहलाता है, एक्सप्लोरेट डेटा एनालिसिस प्रोसेसर कहलाता है, जिसके अंदर आप ये पूरा कंप्लीट वर्क करते हैं। अब आपका डेटा रेडी हो चुका है एल्गोरिथम्स के लिए, आपके पास प्रिडिक्शंस के लिए रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में कि अब आपका नेक्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम 3 तरह की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के ऊपर बात करते हैं, जिसके अंदर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग आती है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर भी आपके पास लीनियर रिग्रेशन आता है और भी बहुत सारी तरह की एल्गोरिथम्स आती है। देन सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एनालिसिस आती है, जिसके अंदर आपके पास कंटिन्यूअस डेटा एंड आपके पास डिसकंटिन्यूअस डेटा मतलब डिस्क्रीट डेटा के ऊपर आपके पास वर्क होता है। देन बात करें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आपके क्लस्टरिंग आती है, आपके पास यहाँ पर एसोसिएशन आता है एंड रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास प्रेडिक्शंस आते हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 अलग अलग तरीके की एल्गोरिथम्स होती है जिनके ऊपर आप अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब इसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है जिनके ऊपर आपको काम करना होता है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, के नियरेस्ट नेबर है, आपके पास डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। और बात करें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो अपेयरी एल्गोरिथम्स है, आपके पास एफी ग्रोथ एल्गोरिथम्स है जिनका आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एंड रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो माल्को डिसीजन प्रोसेस जो है वो भी आपके पास एल्गोरिथम्स है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सी एल्गोरिथम्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं आपके पास डेटा के फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, क्लस्टरिंग के लिए, क्लस्टरिंग मतलब क्लासिफिकेशन के लिए, ऐसी बहुत सी जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी जो यहाँ पे एल्गोरिथम्स है, काफी बार एल्गोरिथम्स यहाँ पर सही तरीके से प्रेडिक्शंस नहीं कर पाती है, तो फिर उस केसेस में हमें यहाँ पर 2 और ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर आती है आपके पास बैगिंग एंड बूस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं असेंबलिंग लर्निंग। असेंबलिंग लर्निंग के अंदर बैगिंग एंड बूस्टिंग आती है। बैगिंग एंड बूस्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर। देखिए पहले के जमाने में मशीन लर्निंग काम करती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर बहुत ही डेटा आपके पास लार्ज अमाउंट में हो चुका है और वहां पे आपके पास जो प्रेडिक्शंस है वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। तो फिर इस केसेस में आपके पास आती है बैगिंग एंड बूस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से आपके जो प्रेडिक्शंस है उसे हम इंप्रूवमेंट देते हैं। अब आपकी जो प्रेडिक्शंस हुई है वो काफी बार यहाँ पर सही नहीं आती है, बैगिंग से भी और बूस्टिंग से भी। तो फिर उस केसेस पे हमें डेटा को फिल्टर करना पड़ता है दोबारा, और फिल्टर करके अलग अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। फिर इसके लिए आपके पास आता है रैंडम सर्च सीवी और गेट सर्च सीवी, आपके एल्गोरिथम को और भी अच्छा करते हैं और आपके प्रेडिक्शंस को बेहतर बनाते हैं। ये सारा प्रोसेस रहता है मशीन लर्निंग का, जिसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स आती है। इसका इस्तेमाल करके आप मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पे जब आपकी मशीन लर्निंग बन चुकी है, एल्गोरिथम हो चुकी है कंप्लीट, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर जो आपकी एल्गोरिथम्स बन चुकी है, आपने बना चुके हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने के अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं। आप AWS सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं, आप फ्लास्क के थ्रू किसी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, या खुद की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाकर भी उसके ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो अलग अलग रिसोर्सेज है जहां पे आप इसको डिप्लॉय करके एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि डेटा कहां से लाना है। देखिए डेटा को लाने के बहुत से रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको वेबसाइट से आप डेटा ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, या फिर डेटाबेस सर्वर से ले सकते हैं। लेकिन यदि आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, आप प्रैक्टिस स्टेज पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको डेटा कहां से मिलेगा? तो उस वक्त आपको डेटा लेके आना पड़ता है Kaggle वेबसाइट से। Kaggle एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे डेटा सेट पड़े हैं, जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग डेटा सेट्स पड़े हैं जिनका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो बेसिक तौर पे Kaggle आपके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी वेबसाइट है, गिटहब की वेबसाइट है, जहां से अलग अलग रिसोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके एक बहुत अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट रोड मैप रहता है, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करिए और स्टेप बाय फॉलो को करते हुए आप मशीन लर्निंग को कंप्लीटली सीख सकते हैं। अब मशीन लर्निंग के अंदर भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसका बोलते हैं हम डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग उस वाले केसेस के अंदर आती है जब आप यहाँ पर मशीन लर्निंग के जरिए आपका जब बिग डेटा को हैंडल नहीं किया जा सकता, तो आप जाते हैं डीप लर्निंग के प्रोसेस में। अब डीप लर्निंग के अंदर भी आपके
आइडियाज क्या आते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग न्यूरल नेटवर्क है जिनके ऊपर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन डीप लर्निंग काम करता है हमेशा बिग डेटा के ऊपर। आप स्मॉल डेटा के ऊपर यदि आप डीप लर्निंग को इस्तेमाल करने के जाएंगे तो वो परफेक्टली अपना वर्क नहीं कर पाएगा, तो फिर उस केसेस में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और आज के सिनेरियो के अंदर बात करें तो बेसिकली आज के अंदर हर किसी सोर्सेज से आपका डेटा आता है, और डेटा आपके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में नहीं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपका डेटा आता है, तब उस केसेस में आपके लिए डीप लर्निंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। और डीप लर्निंग के अंदर आप बनाते हैं नेटवर्क्स, इस न्यूरल नेटवर्क के जरिए आप कंप्लीटली प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये पूरा रोड मैप रहता है आपके पास मशीन लर्निंग का, और इस रोड मैप को आप फॉलो करते हुए कंप्लीट मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यही बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।